हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। वर्ष 2024 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी की जो भी विश हैं, आप सभी जो भी अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, 2024 के अंदर आपको वो सभी मिल जाए। और यकीन मानिए, चीज़ें आपको मिलेंगी भी। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखिए, हम डेली पढ़ते हैं कुछ ना कुछ। आज का जो सेशन है ना, इसकी शुरुआत हम एक स्टोरी से कर रहे हैं। और आप यकीन मानिएगा, ये जो स्टोरी है ये आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है। तो इस स्टोरी को आप आराम से सुनना, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर आपको स्टोरी का मतलब समझ में आए ना, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड स्टोरी है ये, आराम से सुनिएगा आप, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक व्यक्ति है, एक बुजुर्ग व्यक्ति है जो एक स्कूल के बाहर बैठा हुआ है और उसके सामने 3-4 स्टूडेंट हैं स्कूल के। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 दिखाए हैं। तो आपके 3 स्टूडेंट हैं आपके स्कूल के। तो वो आपस में बात कर रहे हैं। अचानक से उन्होंने एक पत्थर देखा और उनके बीच में क्या लग गई, एक बैट लग गई, एक शर्त लग गई कि इस पत्थर को कौन तोड़ेगा। ठीक है, जो इस पत्थर को तोड़ेगा, तो उन्होंने आपस में कोई भी इनाम रख लिया कि उसको वो चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, इन्होंने एक बैट लगाई, एक शर्त लगाई। और ये सब चीज़ें हैं ना, ये जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, ये आराम से इन सभी चीज़ों को देख रहे थे कि जो ये स्टूडेंट है ना, वो क्या चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने देखी इन चीज़ों को, इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व किया बैठे बैठे। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक हथौड़ा मंगाया। ठीक है, और इन्होंने डिसाइड किया कि इस पत्थर के ऊपर हम क्या करने वाले हैं। हर एक व्यक्ति, हर एक स्टूडेंट कितने बार करेगा, 2 बार करेगा। यानी 2 बार आप इस पत्थर के ऊपर हथौड़ों से चोट करोगे। ठीक है, और हर एक को सिर्फ और सिर्फ 2 बार ही मारने का मौका मिलेगा। तो देखते हैं कौन इसको तोड़ पाता है। तो सबसे पहले ये व्यक्ति आए, ये जो स्टूडेंट है, सबसे पहले ये आए। इन्होंने इस पत्थर के ऊपर 2 बार चोट की हथौड़े से, ये नहीं टूटा आपका। ठीक है, उसके बाद ये वाले व्यक्ति आए, ये स्टूडेंट आया, इसने भी क्या किया, हथौड़े से इसके ऊपर वार किया। 2 बार वार इन्होंने किया, तब भी वो नहीं टूटा। उसके बाद क्या किया, ये थर्ड जो स्टूडेंट है ना, ये आया, इसने 2 बार नहीं किए, इसने सिर्फ और सिर्फ एक ही वार किया। और जो आपका पत्थर था ना, वो आपका टूट गया। तो सबने सोचा कि भाई ये तो जीत गया, इसने 2 बार भी नहीं किए, सिर्फ और सिर्फ एक बार के अंदर ही पत्थर को तोड़ दिया। और ये जो भी चीजें हो रही थी ना, ये जो व्यक्ति हैं, ये जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, ये आपके बाहर बैठे हुए सब कुछ देख रहे थे और धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। जब इन तीनों का ध्यान इसकी तरफ गया, तो इन्होंने पूछा कि अंकल आप मुस्कुरा क्यों रहे हो। तो इन्होंने जवाब दिया कि ये जो पत्थर है ना, ये इनकी वजह से नहीं टूटा है, इस पत्थर को तोड़ने के अंदर आप तीनों का योगदान है। तो ये दोनों शांत, इन्होंने सोचा ऐसे कैसे अंकल, इसने तो एक चोट में ही तोड़ दिया, तो ये तो जीत गया। जो भी जीत की हमने राशि रखी थी या जो भी हमने इनाम रखा था, वो इसको देना पड़ेगा। तो अंकल ने कहा कि वो आपकी आपस की बात है, ठीक है, ये जीत गए, आपको लगता है ये जीत गए, तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप इसको इनाम दीजिए। लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, जो ये पत्थर टूटा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इनकी चोट से नहीं टूटा, इनकी एक चोट से नहीं टूटा। ये जो पत्थर है ना, इसको तोड़ने के अंदर आप दोनों का भी योगदान है। तो इनको ये बात समझ में नहीं आई। तब इन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली इन सभी स्टूडेंट के, और वो बात क्या थी वो मैं आपको बताता हूं। देखिए आप, इन्होंने बोला किसी पत्थर पर पड़ने वाली सिर्फ वही चोट महत्वपूर्ण नहीं होती जिससे वह टूटता है। फिर से देखिएगा, आप लाइन को समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी पत्थर पर पड़ने वाली सिर्फ वही चोट महत्वपूर्ण नहीं होती है जिससे वह टूटता है, बल्कि उस पर पड़ने वाली हर एक चोट का अपना अपना अलग अलग महत्व होता है। ये एक बहुत बड़ी लाइन इन अंकल ने बोली। अब आप कहेंगे कि सर, इस सब का हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से क्या रिलेशन है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला ना, कि इसका जो प्रैक्टिकल रिलेशन है ना, वो आपकी लाइफ से है। तो आप में से काफी सोचेंगे कि प्रैक्टिकल लाइफ से कैसे रिलेशन हुआ। तो देखिए, आप लोग भी ऐसा ही करते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं किसके बारे में, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में। इस कंप्लीट स्टोरी का मतलब पता है क्या था। हम लोग क्या करते हैं लाइफ के अंदर ना, जैसे वैकेंसी आई, मान लो किसी भी एग्जाम की वैकेंसी निकली, तो हम लोग इतने ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, अंदर से इतने ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं कि बस अब वैकेंसी आ गई, अब दिन रात मेहनत करूंगा, एक ही दिन में सब कुछ उखाड़ के रख दूंगा। ठीक है ना, 2 मंथ मिले हैं, 2 मंथ में 17-17, 18-18 घंटे, 20-20 घंटे पढ़ूंगा और मैं टॉप आके दिखाऊंगा। हमारी जो थिंकिंग है ना, वो हमारी ये होती है कि हम आज वैकेंसी आई, आज से हम स्टार्ट करेंगे और 2 मंथ के अंदर हम सब कुछ उखाड़ के रख देंगे।
और हम टॉप करके दिखाएंगे। ये सच्चाई है। हम लोगों की, मैक्सिमम लोगों की थिंकिंग यही होती है, जो कि आपकी 100% क्या है, गलत है। अब आप कहेंगे कि सर इस लाइन से आप कैसे रिलेट कर रहे हो इन सब चीज़ों को, मैं आपको बताता हूं, आगे समझिए। आप हमेशा लाइफ में याद रखो, आपने पास्ट में जो भी किया उसका इफेक्ट आपके प्रेजेंट पे है या नहीं है। कहने का मतलब क्या है, आपको अच्छे से पता है पिछले समय में वैकेंसी आई थी, आपने कब पढ़ना स्टार्ट किया था, ठीक है ना, कौन सी बुक का यूज किया था, किस रिसोर्सेज से आप पढ़े थे, ठीक है ना, कितना समय आप पढ़ाई को दे रहे थे, आप 2 घंटे दे रहे थे, 4 घंटे दे रहे थे, 5 घंटे दे रहे थे, है ना। और उन चीजों का इफेक्ट किस पे पड़ा, प्रेजेंट पे। प्रेजेंट पे कैसे पड़ा, आप प्रेजेंट में फिर से तैयारी कर रहे हो। भाई इससे पहले भी तो आपने तैयारी की थी ना, तो उस तैयारी में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ और उसका इफेक्ट क्या पड़ा, आप फिर से प्रेजेंट में तैयारी कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, और इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो पास्ट है ना उसका इफेक्ट आपके प्रेजेंट पे पड़ता है, और जो आपका प्रेजेंट होगा ना उसका इफेक्ट आपके फ्यूचर पे पड़ेगा। यानी कि आपका प्रेजेंट ही डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि उस समय आपका जो प्रेजेंट था ना वो पास्ट था। उस समय आपने जो भी चीजें की ना, भाई आपने अगर पढ़ाई को समय दिया होगा, आप अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, अच्छे रिसोर्सेज का आपने यूज किया होगा, तो नॉर्मल सी बात है आज आपके पास जॉब होगी प्रेजेंट के अंदर। रियल है ना, रियल बात है ना ये। अगर उस समय आपका वो प्रेजेंट था जो आज आपका पास्ट है, तो प्रेजेंट में आपने जो कुछ भी किया ना उसका इफेक्ट आपके प्रेजेंट के ऊपर है। और आज प्रेजेंट में आप जो भी डिसीजन लोगे ना, जो भी काम करोगे ना, उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, आपके फ्यूचर पे पड़ेगा। यानी कि प्रेजेंट में आपके जो डिसीजन होंगे ना वो डिसाइड करेंगे फ्यूचर में आप क्या करोगे। समझ में आई बात। तो इसलिए बोला गया है कि लाइफ के अंदर है ना, किसी पत्थर पर पड़ने वाली सिर्फ वही चोट महत्वपूर्ण नहीं होती जिससे वह टूटता है, बल्कि उसके ऊपर पड़ने वाली हर एक चोट का अपना अपना अलग अलग महत्व होता है। यानी कि आपका हर एक डिसीजन जो भी आप अपनी लाइफ में लेते हैं ना, आज आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं उस हर एक डिसीजन का जो इफेक्ट है ना आपके फ्यूचर के ऊपर पड़ेगा। इस कंप्लीट स्टोरी का मतलब ये था। तो कभी भी ये मत सोचिए कि आज वैकेंसी आई है, आज से मैं तैयारी स्टार्ट करूंगा और अब मैं लग जाऊंगा। और हमेशा याद रखना, सिर्फ और सिर्फ 15 घंटे 20 घंटे पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। डिपेंड ये भी करता है कि आप पढ़ क्या रहे हैं, आप कहां से पढ़ रहे हैं, किस रिसोर्सेज का आप यूज कर रहे हैं। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, मुझे पता है आप में से काफी लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते होंगे, दिन रात इन चीजों पे लगा भी रहे होंगे, 10 घंटे पढ़ रहे होंगे, 12 घंटे पढ़ रहे होंगे, 15 घंटे पढ़ रहे होंगे, लेकिन ये तो देखिए कि पढ़ क्या रहे हो। जैसे काफी स्टूडेंट से मेरी बात होती है, तो एक बार मेरी बात हुई एक स्टूडेंट के साथ, तो मैंने उनसे पूछ लिया कि आप कहाँ से तैयारी कर रहे हो। उन्होंने मुझे बताया कि सर घटना चक्कर मैंने कंप्लीट रेडी कर दी है, घटना चक्कर मैंने कंप्लीट रेडी कर दी। एक ने बताया कि सर ल्यूसेंट जो है ना उसको मैंने कंप्लीटली पढ़ लिया है, ल्यूसेंट को मैं कंप्लीटली रेडी हूँ। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके टीचिंग एग्जाम से ना तो घटना चक्कर का कोई लेना देना है और ना आपकी ल्यूसेंट का कोई लेना देना है, और ये प्रैक्टिकल बात है, ये रियलिटी है। जो घटना चक्कर है, जो ल्यूसेंट है, आप कभी उनके सामने देखना, जो क्वेश्चन होते हैं उनके सामने लिखा भी होता है कि ये कब और किस एग्जाम में आया था, सीपीओ में आया था, दिल्ली पुलिस में आया था, एसएससी के अंदर आया था। क्या आप इन चीजों का एग्जाम दे रहे हो? आप तो टीचिंग एग्जाम दे रहे हो ना। अब नॉर्मल सी बात है, अगर आपने वहां पे 200 क्वेश्चन पढ़े और 200 क्वेश्चन में से अगर आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल गए, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वहां से क्वेश्चन आए हैं। भाई CO2 है, अगर आपसे ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पूछो तो भाई CO2 का इफेक्ट पड़ता है, तो CO2 का इफेक्ट आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन तो आपको ल्यूसेंट में भी मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि एग्जाम में यही क्वेश्चन आया और आपने देख लिया तो इसका मतलब ये है कि वहां से क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ो। सबसे पहले ये रिसर्च करो कि पढ़ना क्या है, क्या एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, देन उसके बाद सोचे कि हम सही राह पर, सही रास्ते पर हैं। तो मेरा समझाने का ओवरऑल मतलब यही था, आपको अपने प्रेजेंट पे फोकस कीजिए, जितना समय स्टडी को दे पाते हैं ना उतना दीजिए। क्योंकि जब भी न्यू ईयर आता है ना, न्यू ईयर है या कोई और फंक्शन आया, हम लोग रेजोल्यूशन बनाते हैं कि इस साल में ये करूंगा, इस साल में ये गलत आदतें हैं इनको छोड़ दूंगा, लेकिन लास्ट में होता क्या है, जैसे जैसे समय आपका बीतता जाता है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना सब कुछ गायब, आप एकदम एग्जैक्ट पहले की तरह हो जाते हो। तो अपने अंदर जुनून रखिए, किसी चीज को अगर स्टार्ट करते हैं ना तो उसको खत्म करने का हौसला रखिए। चीजें 100% होती हैं अगर आप एकदम अच्छे वे में और सही तरीके से मेहनत करते हो तो। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो और इस स्टोरी का एक्चुअल में अगर मतलब आप समझ पाए हो ना, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ये आपके प्रैक्टिकल लाइफ से है, तो जो आप आज करोगे, जो आपने पहले किया था, पास्ट में किया था, उसका इफेक्ट आपके प्रेजेंट पे है। आप अच्छे से समझ सकते हैं, इंडिविजुअल पर्सनली सोच भी सकते हैं कि जो आपने पास्ट में डिसीजन लिए थे ना, प्रेजेंट में उनका क्या इफेक्ट हुआ है।
और जो आप आज प्रेजेंट में जो डिसीजन लेंगे उसका फ्यूचर पे इफेक्ट पड़ेगा। तो आप उसके अकॉर्डिंग खुद पर्सनली सोच सकते हैं अपने अपने डिसीजंस के बारे में, और उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको आज से क्या करना है, वो रेजोल्यूशन लीजिएगा आप, ठीक है। और मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, चीजें पॉसिबल हैं, होती हैं, अगर एक सही अप्रोच लगाई जाए, सही तरीके से चीजों को किया जाए। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को, ठीक है। देखिए, आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूं ना, ये अपना चंडीगढ़ एनटीटी यानी कि जो नर्सरी टीचर है उसके 2019 वाला जो पेपर है ना, उसके में आपके एसएसटी के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ में डिस्कस करूंगा, ठीक है। और ये जो चंडीगढ़ जेबीटी पीआरटी वाले जो स्टूडेंट है ना, उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है? क्योंकि आपका एनटीटी का और जेबीटी का एग्जैक्ट सेम सिलेबस है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, एक लाइन का भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि यहां पे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो आपके चंडीगढ़ जेबीटी में भी तो पूछे जा सकते हैं, या चंडीगढ़ जेबीटी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके यहां पे भी तो पूछे जा सकते हैं। तो वो सब चीजें मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूं। और जो मेरी हैबिट है, मैं हमेशा विद प्रूफ दिखाता हूं कि कहां से क्वेश्चंस आते हैं। और आज आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि मैं चीजों को स्किप क्यों नहीं करता हूं, क्योंकि काफी स्टूडेंट हैं वो कहेंगे कि सर 1 घंटे की वीडियो बना देते हो आप कोर्स के अंदर, जो हमारा वीडियो कोर्स है ना सर 1 घंटे की वीडियो, ठीक है ना, एग्जैक्ट आप कुछ स्किप ही नहीं करते हो। आपके जो नोट्स हैं, नोट्स के अंदर मान लो 20-25 पेज एनसीईआरटी के हैं, तो 30 पेज आपने अपने नोट्स के अंदर कर रखे हैं। मैं हमेशा एक चीज को मानता हूं, अगर पढ़ना है तो इस तरीके से पढ़ो कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, वरना पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं है। इस बात को याद रखिएगा आप, ठीक है ना। तो मैं कुछ भी स्किप नहीं करता हूं, अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करवाता हूं, तो उसके लिए अच्छा समय भी मैं लेता हूं, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को। देखिए, अगर किसी ने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से भी डाउनलोड इसको कर पाएंगे। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपकी जो न्यू ईयर स्पेशल सेल चल रही है उसके अकॉर्डिंग आज आपका लास्ट डे है, जब आपको सभी जो कोर्सेज है ना हमारे वीडियो कोर्सेज सभी पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। आज के बाद इस कोर्स के ऊपर कभी भी डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा, ये चीज भी आप याद रखिएगा, क्योंकि सीधा और सिंपल सा है, काफी बार डिस्काउंट इस पे मिल चुका है। तो आप अगर जिसको भी लेना है तो इस कोर्स को परचेज करके आप अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। मैं फिर से बोलना चाहूंगा, एक भी लाइन को स्किप मत करना, एक भी वीडियो को स्किप मत करना, चाहे आप उसको फास्ट करके देख लीजिए, कोई इश्यू नहीं है भाई। अगर नॉर्मल स्पीड की बजाय 1.5 की स्पीड पे देखिए, 2 की स्पीड पे देखिए, लेकिन देखिए, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं जो एकदम वन लाइनर टाइप हैं, आपको ये भी समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन कहां से बन गया। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है ना। तो अगर आपने कोर्स को परचेज नहीं किया है ना तो आप हैप्पी न्यू ईयर डिस्काउंट कूपन जो है वो लगाइएगा, और ये कूपन लगाने के बाद जो आपके प्राइस हैं कोर्स के वो कम हो जाएंगे, ठीक है। और आपका लास्ट डे है जब आपको ये ऑफर आज मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपका जो चंडीगढ़ एनटीटी है यानी कि नर्सरी टीचर है, उसके जो ऑल सब्जेक्ट हैं उसके लिए जो आपका कोर्स है वो भी आपका थोड़ी देर में लॉन्च हो जाएगा। तो जिनको भी लेना है और एक प्रॉपर और अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं ना, तो ये मानिएगा, ये जो कोर्स है आपके लिए रामबाण होगा, ठीक है। इस बात को, मेरी कही गई बात को याद रखिएगा। और जो अभी मैं पेपर डिस्कस करने वाला हूं ना, ये चंडीगढ़ एनटीटी का ही पेपर है, ठीक है। तो आपको एक्चुअल में समझ में भी आ जाएगा कि मेरे कंटेंट की वैल्यू क्या है और मैं कितनी कंटेंट पे मेहनत करता हूं। 17 से 18 घंटे मैं कंटेंट पे सर मेहनत करता हूं, ये आपको आज के पेपर में दिख जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम आज के पेपर को। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का क्या कारण है। पंजाब के अंदर भूमि निम्नीकरण का क्या कारण है। अब जिसने चंडीगढ़ जेबीटी की तैयारी कर रहे हैं ना मेरे पास से, उसको अच्छे से पता होगा। मैंने YouTube पे भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया है, टेस्ट सीरीज में भी ये क्वेश्चन मैंने डाला है, ठीक है ना। और वीडियो कोर्स में तो बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है कि वो कौन कौन से स्टेट हैं जहां पे आपकी भूमि निम्नीकरण की वजह से या सिंचाई की वजह से कहां कहां पे कौन कौन सी चीजें आती हैं, कौन कौन सी चीजों की वजह से दिक्कत आती है। तो मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेनेशन ही दिखाऊंगा, ठीक है। ये देखिए, आप वीडियो कोर्स के अंदर मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था कि खनन के कारण तो झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और उड़ीसा जैसे राज्यों में भूमि निम्नीकरण का कारण क्या है, आपका वनोन्मूलन, ठीक है। गुजरात के अंदर, राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर क्या है, अति पशुचारण यानी कि पशुओं को ज्यादा चराना। पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ये जो राज्य है यहां पे है आपकी अधिक सिंचाई,
ठीक है, कहां पे? पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई और अति सिंचन से उत्पन्न जल क्रांतता, जिसे बोलते हैं वाटर क्राइसिस, भी भूमि निम्नीकरण के लिए आपका उत्तरदायी होता है, जिससे मृदा में लवणीयता और आपकी क्षारीयता बढ़ जाती है। किसकी वजह से? वाटर क्राइसिस की वजह से। एक सिंगल लाइन को स्किप मत कीजिएगा, जो वीडियो कोर्स है वीडियो के अंदर एक सिंगल लाइन को स्किप मत कीजिएगा, जो नोट्स है नोट्स को एक सिंगल लाइन को स्किप मत करना, आप इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पे हमारा क्वेश्चन क्या था? पंजाब के अंदर, और पंजाब के अंदर आंसर क्या आएगा आपका? देख सकते हैं, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक सिंचाई की वजह से। तो आंसर क्या हो गया आपका? अधिक सिंचाई, यानी कि आंसर नंबर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी हो जाएगा। तो बताइए, चंडीगढ़ पीआरटी वालों से मैंने हर बार ये क्वेश्चन करवाया है, और ये क्वेश्चन आपका 2019 के एनटीटी पेपर में पूछा गया था, क्योंकि आपका एग्जैक्ट सिलेबस सेम है। आगे बढ़ता हूं, एक्सप्लेनेशन दिखा दी मैंने, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए आप। इनमें से कौन से संरक्षण तरीके में सामाजिक सहभाग सीधे तौर पर नहीं है? यह आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन से संरक्षण तरीके में सामाजिक सहभाग सीधे तौर पर आपका नहीं है। देखिए, एग्जैक्ट क्वेश्चन है, जो हमारा वीडियो कोर्स है ना, और जो वन और वन्यजीव संसाधन वाली जो हमारी वीडियो है, उसके अंदर मैंने पहला क्वेश्चन यही दिखाया था। पहले इन क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया था, और इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद मैं आगे बढ़ा था। सबसे पहले इसी क्वेश्चन को डिस्कस किया था वीडियो के अंदर मैंने, और उसके बाद मैं आगे की तरफ बढ़ा था। तो एक एक जो क्वेश्चन है ना, वो मैं आपको 100% दिखाता हूं कि यहां से चीजें पूछी गई हैं, और यहां से आगे भी आपकी चीजें पूछी जाएंगी। ठीक है, इस बात को आप अच्छे से याद रख सकते हैं। ठीक है, दिखा दिया मैंने, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए आप, कि निम्न में से कौन सा उस प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि निम्न में से कौन सा उस प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। जिसने नोट्स को, जिसने चंडीगढ़ पीआरटी वाला जो कोर्स है हमारा, उसको अच्छे से किया है ना, 100% इसका आंसर देगा। अगर काफी लोग बोलते हैं, काफी स्टूडेंट की कॉल आती है, मैसेज आते हैं कि सर हमने 3 बार एसएसटी को रिवाइज कर दिया, 4 बार एसएसटी को रिवाइज कर दिया। अगर आपने एक्चुअल में रिवाइज किया होगा ना, तो इसका आंसर आप झट तुरंत दे देंगे, तुरंत एकदम। ऑप्शंस को देखिए आप, स्थानांतरित कृषि, रोपण कृषि, बागवानी कृषि और गहन कृषि। मैं आपको डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन ही दिखाऊंगा। देखिए आप, रोपण कृषि, यह भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है, यानी कि जो उद्योग के लिए, जो कमाई के लिए की जाती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एक फसल उगाई जाती है। एक सिंगल लाइन से क्वेश्चन बना दिया, इसलिए मैं किसी भी चीज को स्किप करने में विश्वास नहीं रखता, क्योंकि मुझे पता है ऐसी ऐसी लाइन से ही क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो देखिए आपके सामने है कि इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एक फसल बोई जाती है। कौन सी खेती में? आपकी रोपण खेती में। तो आंसर क्या होगा आपका? देखिए आप, उस जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, आंसर क्या होगा? रोपण कृषि। एग्जैक्ट लाइन है आपकी, लाइन में चेंजमेंट भी नहीं है। कौन सी कृषि? आपकी रोपण कृषि। ठीक है, दिख गया आपको आंसर। अब आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, कि निम्नलिखित में से किस चट्टान के सतरों में खनिजों का निक्षेपण व संचयन होता है? मैंने टेस्ट सीरीज में भी ये क्वेश्चन डाला है। ठीक है, मैंने यूट्यूब पे जब वीडियो कराई थी, वहां पे भी मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। ठीक है, और जो वीडियो कोर्स है उसके अंदर तो किया ही किया है। समझ में आ रही है आपको बात? ऑप्शंस को देखिए आप, तलछटी चट्टाने, कायांतरित चट्टाने, आगन्य चट्टाने या फिर जलोढ़ जमाव। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, आंसर नंबर बी आएगा। कौन सी चट्टाने? आपकी कायांतरित चट्टाने। ठीक है, एक्सप्लेनेशन को दिखाता हूं मैं आपसे। देखिए, अतः हमारे लिए मुख्य सैल समूहों को समझना अत्यंत आवश्यक है, कि जिसमें ये खनिज आपके पाए जाते हैं, और खनिज प्राय निम्न सैल समूह से प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? आपके आगन्य से हो गए, और आपकी कायांतरित चट्टानों से। खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों व विद्रों में मिलते हैं। छोटे जमाव सिराओं के रूप में और भ्रत जमाव परत के रूप में भी आपके पाए जाते हैं। तो आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? कायांतरित चट्टानों से। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं ना, तो हमारा अभिप्राय किससे होता है? जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय किसके साथ होता है? स्त्री और पुरुष के बीच में जैविक अंतर की वजह से, समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाओं की वजह से, या फिर असमान बाल लिंग अनुपात को देते हैं हम, या फिर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं मिलना। यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा ना, आंसर नंबर डी होगा। अब देखिए, हर कोई कहेगा कि सर ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। ये आपका एनसीईआरटी का जो चैप्टर है ना, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया है
कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा जो सबसे ज्यादा फोकस होता है ना वो किस बात पे होता है, वो आता है आपके लोकतंत्र से, यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं मिलना। और जब आप इन वीडियोस को देखेंगे ना, इन चैप्टर को पढ़ लेंगे ना, तो आप इन 3 आंसर्स को, 3 जो आपके ऑप्शंस हैं, इनको अपने आप इग्नोर कर पाएंगे। आप अपने आप इसी को ही देंगे। क्यों? क्योंकि आप उन सभी चैप्टर्स को देख चुके होंगे वीडियो में। जैसे लोकतंत्र के परिणाम हो गई, लोकतंत्र की चुनौतियां हो गई, तो वहां पे यही चीजें आपके सामने बार बार आती हैं। तो आपके लिए जो आंसर है ना उसको चूज करना बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम एक्सप्लेनेशन को। यहां पे देखिए आप कि यह बात अधिकतर समाजों पर लागू होती है। पहले सिर्फ पुरुषों को ही सार्वजनिक मामलों में भागीदारी करने, वोट देने या सार्वजनिक पदों के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति थी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका लैंगिक विभाजन था। लैंगिक विभाजन था। किसको अधिकार नहीं था? पुरुषों को सभी अधिकार थे, लेकिन किसको अधिकार नहीं थे? आपकी महिलाओं को अधिकार नहीं थे। तो इसका मतलब क्या था कि वहां पे उस समय में लैंगिक विभाजन था। हमने हमारे नोट्स में और वीडियो कोर्स में बहुत ही डिटेल से इन सब चीजों के बारे में अच्छे से बात की है कि महिलाओं ने क्या चलाए थे। महिलाओं ने आंदोलन चलाए थे। महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए क्या की गई थी? मांग की गई थी। महिलाओं ने आंदोलन चलाए और इन आंदोलनों को बोला गया था आपका नारीवादी आंदोलन। क्या था? नारीवादी आंदोलन। और आपसे यह भी पूछा जाता है कि कौन से आंदोलन जो सबसे लंबे समय तक चले थे। तो आपके जो नारीवादी आंदोलन थे ना, वही आपके लंबे समय तक भी चले थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। मैंने वीडियो में और मैंने हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसमें भी डाला है। ठीक है ना, यूट्यूब पे भी शायद मैंने डिस्कस किया था इस क्वेश्चन को। तो सभी चीजें मैं आपको विद प्रूफ दिखाता हूं। ठीक है ना, क्योंकि मेहनत करनी पड़ती है कंटेंट पे, तब जाके ये चीजें होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखिए आप कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेष लक्ष्य दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर को दर्शाता है। दबाव समूह के बारे में आपको अच्छे से पता है, जो आपके प्रेशर ग्रुप होते हैं। राजनीतिक दल के बारे में आपको अच्छे से पता है, यानी कि आपकी जो पार्टीज होती हैं, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह। तो यहां पे पूछा गया कि उनमें जो अंतर है ना उसको कौन दर्शाता है। तो देखिए, राजनीतिक दल राजनीतिक पक्ष लेते हैं, जबकि दबाव समूह राजनीतिक मसलों की चिंता नहीं करते। एकदम गलत बात है भाई ये तो। दबाव समूह कुछ लोगों तक ही सीमित होते हैं, जबकि राजनीतिक दल का दायरा ज्यादा लोगों तक फैला हुआ होता है। आपको कहीं ना कहीं ये सही लग सकता है, लेकिन हमें विशेष अंतर को बताना है कि विशेष अंतर क्या है। तो आगे देखिए आप, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। दबाव समूह सत्ता में नहीं आना चाहते, जबकि जो राजनीतिक दल हैं वो सत्ता हासिल करना चाहते हैं। ये होगा आपका करेक्ट आंसर। ये होगा आपका करेक्ट। और मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखा देता हूं। ये देखिए आप, दबाव समूह और आंदोलन के बारे में हमारा जो चैप्टर है उसके अंदर मैंने दबाव समूह और आंदोलन है ये डिस्कस किया था वीडियो के अंदर। तो देखिए आप लाइन को पढ़िए। बतौर संगठन दबाव समूह सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए कितनी मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, आपकी एज इट इज पूछी गई है। लेकिन राजनीतिक पार्टियों के समान दबाव समूह का जो लक्ष्य है वो सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करने अथवा उसमें हिस्सेदारी का नहीं होता है। यही तो डिफरेंस है। यहां पे भी तो यही बात लिख रखी है कि जो दबाव समूह है वो सत्ता में नहीं आना चाहते, लेकिन जो आपके राजनीतिक दल है ना वो आपका सत्ता हासिल करना चाहते हैं। एग्जैक्ट लाइन है कि जो राजनीतिक पार्टियों के समान जो दबाव समूह है उनका लक्ष्य सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करना नहीं होता, जबकि राजनीतिक पार्टियों का, राजनीतिक दलों का आपका होता है। यही चीज मैंने आपको यहां पे दिखा दी है एग्जैक्ट। ठीक है, तो ये आपकी लाइन थी जहां से आपका क्वेश्चन बना है। तो ऐसी ऐसी लाइन से क्वेश्चन बने हैं कि आप उनको इग्नोर कर दोगे कि सर इस लाइन से थोड़ी ना क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो वो सब चीजें मैंने वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस की हैं आपके साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें से कौन सी एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए या सुनिश्चित करना है कि स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव हो। हाँ सही बात है भाई। व्यक्ति की गरिमा हो, ये भी आपको सही लगता है। बहुसंख्यकों का शासन हो, ये क्या है, ये सही है गलत है, ये आपका गलत है। और कानून के समक्ष क्या हो, आपकी समानता हो। हमसे पूछा था कि व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, यानी नेगेटिव वाला आंसर आपको बताना था। तो नेगेटिव क्या होगा, बहुसंख्यकों का शासन हो। ये बात आपकी गलत है भाई। बहुसंख्यकों का शासन का मतलब क्या हो गया कि एक देश है, मान लो उसमें मान लो हिंदू ज्यादा है, मुस्लिम कम है, तो क्या बोलेंगे कि हमेशा हिंदू को ही क्या मिलनी चाहिए, सत्ता मिलनी चाहिए। या हमेशा अगर मान लो मुस्लिम ज्यादा है तो बोलेंगे कि हमेशा जो मुसलमान है उनको ही क्या मिलनी चाहिए, सत्ता मिलनी चाहिए। यानी कि बहुसंख्यकों का शासन हो, ये गलत है लोकतंत्र के लिए। शासन उसका हो जो काबिल हो। ठीक है ना, कभी भी बहुसंख्यकों के अकॉर्डिंग शासन नहीं होना चाहिए। तो आपकी नेगेटिव चीज पूछी थी और नेगेटिव चीज आपकी यही है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि नोट्स के अंदर जो वीडियो के अंदर हमने करवाई वो चीजें देखिए आप। लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें।
लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है, तानाशाही और अन्य व्यवस्थाएं ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, लोकतंत्र को सबसे बेहतर बताया गया है। यहां से देखिए आप कि लोकतंत्र को सबसे बेहतर बताया गया है। क्यों? क्योंकि यह नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है। मिल गया आपको कि कानून के शख्स क्या हो, आपकी समानता हो। मिल गया। उसके बाद देखिए व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। देख सकते हैं आप कि व्यक्ति की क्या हो, गरिमा हो। समझ गए आप। उसके बाद देख सकते हैं इसमें फैसलों में बेहतरी आती है, टकराव को टालने और संभालने का तरीका देता है ये। ठीक है, यानी कि एक तरह से स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव भी होता है। किसमें? आपके लोकतंत्र के अंदर। गलत क्या है? बहुसंख्यकों का शासन हो। ये चीज क्या हो गई आपकी? गलत हो गई। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ देते हैं। किसी वर्ष में उत्पादित खालिस्तान के कुल मूल्य को सगहू का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद, इसे बोलते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, जिसे बोलते हैं जीडीपी, जीडीपी कहते हैं। तो ऑप्शंस को देखिए आप। सभी प्रकार के निवेश शामिल होते हैं इसमें, सभी मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं के जो मूल्य हैं वो इसमें शामिल होते हैं, सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं के जो मूल्य हैं वो शामिल होते हैं, या फिर सभी निवेश वस्तुओं और जो सेवाएं हैं उनका जो मूल्य है वो आपका शामिल होता है। तो यहां पे देखिए आप, तीनों क्षेत्रों के उत्पादकों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तीनों क्षेत्र मतलब प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। अब यहां पे देखिए, यह किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है। सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य होता है ना, वो आपका सकल घरेलू उत्पाद होता है। और भारत में सकल घरेलू जो उत्पाद है उसका मापन जो होता है वो केंद्र सरकार के मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो यहां पे क्या हो गया? अगर ये वाला होगा, नहीं होगा, कैंसिल। मध्यवर्ती भी नहीं होगा, सभी निवेश वस्तुओं और सेवाओं का भी नहीं होगा। यहां पे होगा आपका सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का, यानी जो आपके तैयार, यानी कि जो आपकी अंतिम वस्तुएं बन गई ना उनका। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी जो अधिकतर निर्णय हैं खालिस्तान के द्वारा लिए जाते हैं। ये आपका एक चैप्टर है मुद्रा का, वहां से एक क्वेश्चन को उठाया है। मैं आपको पहले प्रूफ ही दिखा देता हूं। देखिए आप, बचत और ऋण गतिविधियों से संबंधित ज्यादातर महत्वपूर्ण जो निर्णय है किसके द्वारा? समूह के सदस्यों के द्वारा लिए जाते हैं। और यही चीज तो यहां पे दे रखी थी कि स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी जो गतिविधियां हैं उनके अधिकतर निर्णय कौन लेता है? एग्जैक्ट लाइन है कि बचत और ऋण गतिविधियों में से संबंधित जो ज्यादातर महत्वपूर्ण जो निर्णय है कौन लेते हैं? समूह के सदस्य स्वयं लेते हैं। समूह के सदस्य दिख रहा होगा ना आपको, ये समूह के सदस्य क्या लेते हैं? स्वयं लेते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? सदस्यों के द्वारा। हमें सोचने की 1% जरूरत भी नहीं पड़ी। और इसलिए मैं बोलता हूं कभी भी जब पढ़ो ना आप, किसी लाइन को स्किप करते हुए मत चलिए। ये देखिए, अब मान लो इतना बड़ा चैप्टर है, उस बड़े चैप्टर में सिर्फ एक लाइन डाली हुई है और इस छोटी सी लाइन से क्या बना दिया? आप क्वेश्चन बना दिया। आप सोच भी नहीं सकते कि कहां से क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है ना। और मैंने इसलिए वीडियो में हर एक छोटे से छोटी चीज को भी शामिल किया है, डिस्कस किया है। हर एक लाइन का मैंने मतलब तक समझाया है, क्योंकि मुझे पता है इसी तरीके से आपके जो क्वेश्चन है ना वो पूछे जाएंगे। ठीक है। और इसके अलावा ये भी पढ़िए आप, समूह दिए जाने वाले ऋण, उसका लक्ष्य, उसके रकम, ब्याज दर, वापस लौटाने की अवधि आदि के बारे में भी निर्णय करता है। कौन? आपके समूह ही करता है ना, कि समूह के सदस्य ही करते हैं। और इस ऋण को लौटाने की जो जिम्मेवारी है ना वो भी किसकी होती है? आपके समूह की ही होती है। एक भी सदस्य अगर ऋण वापस नहीं लौटाता तो समूह के अन्य सदस्य इस मामले को गंभीरता के साथ लेते हैं। समझ में आ गई बात? आंसर मिल गया आपको। कौन है करेक्ट आंसर? आंसर नंबर बी, सदस्यों के द्वारा। ठीक है, अब आगे बढ़ लेते हैं। इतना समझ में आ गया ना? आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है कि वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों में जो द्रुत आगमन देखा गया है ना, यानी कि जो आवागमन देखा गया है वो किसकी वजह से देखा गया है? देशों के बीच वस्तुओं और लोगों का आवागमन देखा है, आगमन देखा है। देशों के बीच सेवाओं और निवेशों का देखा है। देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और निवेशों का देखा है, या फिर देशों के बीच वस्तुओं और जो सेवाएं हैं उनका आवागमन देखा है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताऊंगा एक्सप्लेनेशन के साथ। देखिए आप, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही क्या है? आपकी वैश्वीकरण है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं, सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी 4 के बारे में बात की गई है। और आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था वहां पे सिर्फ कितने बारे में? 3 का ही आंसर दिया गया है। कौन कौन सी चीजें? वस्तुएं, सेवाएं और निवेश। आप एग्जैक्ट देख सकते हैं। देखिए, वस्तुएं, सेवाएं और निवेश। और चौथा क्या हो गया? आपकी प्रौद्योगिकी, यानी कि आपकी तकनीक, आपकी जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी।
ये क्या है, ये आपका 4th नंबर का है, जो आपके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में पूछा गया था। क्वेश्चन में नहीं पूछा इसको, किसके बारे में पूछा, सिर्फ 3 का दिया था। तो अगली बार हो सकता है आप इस 4 का भी पूछ लें। तो इसलिए मैं किसी भी चीज को स्किप नहीं करता हूं, मैंने आपको एग्जैक्ट दिखा दिया है कि एग्जैक्ट आपका यही क्वेश्चन पूछा और इसी का आंसर ही पूछा गया है। ठीक है, तो ये था आपका आंसर नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया, आपने प्रूफ देख लिया। अब आगे चलिए। वियतनाम में औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खालिस्तान पर आधारित थी, जो फ्रांसीसी और एक छोटे वियतनाम अभिजात वर्ग के स्वामित्व में थी। ऑप्शंस को देखिए आप, चावल की खेती पर निर्भर थे। जो वियतनाम की औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था थी ना, उसके बारे में बात हो रही है। किस पे निर्भर थी, चावल की खेती पर, रबड़ के बागान पर, बैंकिंग प्रणाली पर, या फिर दोनों ए और बी के ऊपर। करेक्ट आंसर क्या आएगा, दोनों ए और बी पे, आपकी चावल की खेती पे भी और रबड़ के जो बागान थे ना उनके ऊपर भी। अब मैं दिखाता हूं एग्जैक्ट लाइन आपको जो मैंने करवाई है वीडियो के अंदर। देखिए आप, वियतनाम की जो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था है मुख्य रूप से किस पे, चावल की खेती पर, रबड़ के बागानों पर निर्भर थी। इन पर फ्रांस तथा वियतनाम के मुट्ठी भर धनी समुदाय का क्या था, आपका स्वामित्व था। ठीक है, समझ में आ गया कौन कौन सी चीजें, चावल की खेती और रबड़ के बागान पर निर्भर थी। और यही आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि वियतनाम में जो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था थी मुख्य रूप से किस पर आधारित थी, चावल की खेती पर और रबड़ के बागानों पर। यानी कि ए और बी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई चीजें, अब आगे देख लेते हैं। ठीक है, आपको प्रूफ मिल गया होगा, आगे चलिए। 1917 में गांधी जी ने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और खालिस्तान के खिलाफ किसानों के संघर्ष के लिए प्रेरित किया था। किसके खिलाफ, रोल्ट एक्ट के खिलाफ, दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ, खिलाफत आंदोलन के खिलाफ, या फिर विदेशी वस्तुओं के खिलाफ। कब की बात हो रही है, 1917 के बारे में। ठीक है, पहले आप एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए, पहले हम देख लेते हैं प्रूफ को। देखिए आप, भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। हाँ, हमें पता है 1915 जनवरी 1915 के अंदर वो अफ्रीका से लौटे थे और उन्होंने आने के बाद भारत में क्या चलाए थे, आपके सत्याग्रह आंदोलन चलाए थे। तो 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया था। किसके खिलाफ, दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ। एग्जैक्ट ये का क्वेश्चन है, किसके खिलाफ, देखिए आप, चंपारण का दौरा किया और खालिस्तान के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया था। किसके खिलाफ, दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ। एग्जैक्ट क्वेश्चन है और एग्जैक्ट आपका आंसर है। ये मानिए कि एक तरह से खालिस्तान है, बीच में से इसको हटा दिया बस, कि उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए क्या किया था, आपका प्रेरित किया था। 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए क्या किया था, सत्याग्रह का आयोजन किया था। समझ में आ गई बात, अब आगे देख लेते हैं। आंसर मिल गया होगा आपको, ये क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर, दमनकारी बागान व्यवस्था। अब आगे चलते हैं। ये पीआरटी वालों के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं, आप ये मत सोचना कि आपके लिए इंपोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब आगे देखिए। 19वीं सदी के आखिर में जब भारतीय व्यवसायी उद्योग लगाने लगे तो उन्होंने भारतीय बाजार में खालिस्तान से बनी चीजों से प्रतिस्पर्धा नहीं की। खालिस्तान से बनी जो चीजें हैं उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं की थी। किसने, भारतीय बाजार के अंदर जब भारतीय व्यवसायी उद्योग लगाने लगे थे तो उन्होंने, तो देखिए ऑप्शंस को आप, मैनचेस्टर से प्रतिस्पर्धा नहीं की थी, फ्रेंच से नहीं की थी, मालाबार से प्रतिस्पर्धा नहीं की थी, या जापानी जो लोग हैं उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं की थी। मैं आपको एग्जैक्ट लाइन दिखाता हूं, देखिए आप, जो हमने हमारे नोट्स के अंदर हमारे वीडियो कोर्स में डाली है। देखिए आप, इनमें से ज्यादातर ऐसे उत्पाद थे जिनकी भारत में बिक्री के लिए नहीं बल्कि मुख्य रूप से निर्यात के लिए आवश्यकता थी। 19वीं सदी के, ये देखिए आप, 19वीं सदी के आखिर में जब भारतीय व्यवसायी उद्योग लगाने लगे थे तो उन्होंने भारतीय बाजार में मैनचेस्टर की, किसकी, मैनचेस्टर की जो बनी चीजें हैं उनसे आपकी प्रतिस्पर्धा नहीं की थी। किससे बनी, मैनचेस्टर से बनी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा कि मैनचेस्टर से जो बनी चीजें हैं उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं की थी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा, मैनचेस्टर से। एग्जैक्ट लाइन है आपकी, समझ में आ गई बातें। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, पड़ोसी देशों में मानव विकास के लिहाज से किस देश की जो स्थिति है वो भारत से बेहतर है। ठीक है, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ना वो आंसर नंबर फर्स्ट आएगा। और एक्चुअल में अगर देखिए ना तो इन्होंने ये जो क्वेश्चन पूछा था ना आपके एनसीईआरटी बेस्ड पूछ लिया था, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर श्रीलंका आएगा। वरना अगर मानव विकास जो सूचकांक है वो तो आपका हर साल बदलता रहता है, कोई ऊपर कोई नीचे, लेकिन इन्होंने किस अकॉर्डिंग पूछा था, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो श्रीलंका ही आएगा। और ये चीज भी हमने हमारे नोट्स में डाली हुई है। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे हम। तो देखिए ये आपके क्वेश्चन थे,
मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, जो चंडीगढ़ एंटिटी का जो कोर्स है वो आपको आज दोपहर तक अवेलेबल हो जाएगा एप्लीकेशन के अंदर। जो चंडीगढ़ पीआरटी का फोल्डर है उसमें ही आपको जाना पड़ेगा और यही आपको वहां पे दिख जाएगा थंबनेल। तो आप समझ जाइएगा ये आपका चंडीगढ़ एंटिटी का पेपर है, ठीक है ना। और मैं चंडीगढ़ पीआरटी वालों से बताना चाहूंगा कि आज ये मानिए कि आज आपकी लास्ट डेट है, जो आपको डिस्काउंट मिल रहा है सभी कोर्सेज के ऊपर। इसके बाद इस कोर्स पे आपको कभी भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। रामबाण ये चीजें आपके लिए एग्जाम में होंगी शामिल, ठीक है ना। हमारी एसएसटी जो है साइंस है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। जो मैथ्स का जो पोर्शन है, आईसीटी का जो पोर्शन है वो आपका रहता है। और अब हमारा जो फोकस है ना वो कंप्लीटली मैथ्स, आईसीटी, एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स इन्हीं पे ही रहेगा। और एग्जाम से पहले 100% चीजें आपकी अच्छे तरीके से कंप्लीट होंगी। यहां तक कि मैंने मैथ्स के अंदर भी आपको क्वेश्चन दिखाए हैं कि कहां से क्वेश्चंस बन गए हैं और एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है ना। तो आप अच्छे से करिए। अगर आपको कोर्स चाहिए तो एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और वहां पे जाके आज आपका लास्ट डे है ऑफर का। आप किसी भी वीडियो कोर्स पे कूपन कोड हैप्पी न्यू ईयर लगा के कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं। एंटिटी वालों के लिए मैंने बता दिया है, आज दोपहर तक आपका जो कोर्स है वो लॉन्च हो जाएगा। तो आज के सेशन में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।